पुतिन लगातार अमेरिका और यूरोप को परमाणु बम की धमकी देते आ रहे हैं। यदि वो यूक्रेन के अंदर किसी तरीके का भी हस्तक्षेप करते हैं तो अपने ट्रूप वगैरह भेजते हैं, तो समझते हैं कि रूस जो है वो अमेरिका और यूरोप से इतनी नफरत क्यों करता है, या अमेरिका जो है वो रशिया से इतनी नफरत क्यों करता है। ठीक है, अब समझते हैं यहां पर पहला कारण अटलांटिक संधि। कब 1 जनवरी 1942 की अटलांटिक संधि, जिसके तहत यूरोप को आजाद करते हैं, तो हर देश के अंदर जनता से क्या पूछा जाएगा कि वो किस तरीके की व्यवस्था चाहते हैं, यानी साम्यवाद चाहते हैं या पूंजीवाद चाहते हैं। तो इस पर सहमति बन गई थी अमेरिका और क्या नाम है यूएसएसआर सोवियत रूस के साथ, क्या हो गई थी, एक तरीके का समझौता हो गया था। हम जनता से पूछेंगे वो साम्यवाद चाहेगा साम्यवाद, पूंजीवाद चाहेगा तो पूंजीवाद वहां पर लागू करेंगे। दूसरा क्या हुआ, दूसरा ये हुआ कि यूएसए क्योंकि दूर था और इस युद्ध के अंदर यूएसए को बहुत कम नुकसान हो रहा था, ठीक है, इसीलिए इसने क्या किया, यूरोप को आर्थिक मदद दी अर्ज यानी मदद से ना युद्ध को लड़ने के लिए सहायता दी, तो रशिया को भी वो सहायता मिली यानी सोवियत रूस को, जिसका कारण ये बना कि सोवियत रूस को मदद मिली युद्ध लड़ने के अंदर। बट इसी समय क्या हुआ, अब समझते हैं क्या, इसी समय क्या हुआ, सेकंड रीजन समझते हैं यहां पर। क्या सेकंड रीजन ये था कि जैसे ही रूस ने जैसे ही रूस ने अमेरिका से मदद मांगी कि वो सेकंड मोर्चा खोल दे जर्मनी के खिलाफ, यानी कि देखो हम तो इधर से हमला कर ही रहे हैं हिटलर के ऊपर, अरे सुनिए आप भी यहां से क्या करो, हमला करो, जिसके कारण क्या हो गई, दो तरफा लड़ेगा और इसे जल्दी हराया जा सकेगा। क्योंकि अमेरिका चाहता था कि रूस जीते युद्ध को, पर क्या करे, कमजोर हो जाए, यानी कि इतना बुरी तरह टूट जाए तब जीत गया, जिसकी वजह से मेरे अलावा और कोई विश्व में महाशक्ति ना बचे। जिसकी वजह से क्या हुआ, इसने सेकंड मोर्चा बहुत लेट में खोला, और रूस को बड़े पैमाने यानी सोवियत संघ को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा, उसके लोग बहुत मारे गए। अब दूसरा कारण समझते हैं, दूसरा कारण यह था कि जैसे ही युद्ध यानी कि जर्मनी हारा, जैसे ही हिटलर ने आत्महत्या की 1944 के अंदर, उसी समय क्या हुआ, यूरोप में किसी तरीके की सम्राट जो क्या नाम है जर्मनी था वो हार गया था, और जर्मनी हार गया था तो उस दौरान क्या हुआ, इसने मदद देना बंद कर दी, जबकि रूस के अंदर बहुत ज्यादा युद्ध की वजह से क्षति पहुंची थी, इसीलिए वो चाहता था कि किसी भी तरीके से मुझे मदद जारी रखी जाए, ठीक है, पर यूएसए ने मदद को बंद कर दिया। इससे रशिया को ये लगा, यानी सोवियत रूस को, कि ये मुझे क्या करना चाहता है, इकोनॉमिकल तरीके से मार देना चाहता है, क्योंकि सोचो युद्ध के अंदर कितने बुरे हालात हो जाते हैं, ऐसे में मदद मिलना बंद हो जाए तो लोगों की रहन सहन की स्थिति कितनी और गिर जाएगी। दूसरा कारण, ठीक है, जिसकी वजह से सोवियत संघ को अमेरिका के ऊपर शक होने लगा। तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां पर परमाणु, क्या 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट यानी कि परमाणु विस्फोट किया, तो उसने क्या किया, मित्र राष्ट्र के हर देश को बताया, जैसे कि ब्रिटेन को बताया, फ्रांस को बताया, पर इसकी खबर उसने किसको नहीं दी, मतलब क्या बोलते हैं, रशिया को नहीं दी। और रशिया को जब पता चला, जब इसने 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु हमले कर करीबन 1.5 लाख लोगों को मार दिया। पूरा विश्व चकित रह गया और रूस सदमे में आ गया कि एक ऐसा इसके पास हथियार है जो क्या करता है, पूरे शहर के शहर उड़ा सकता है। तो इस दौरान क्या विश्व ने, सभी ने रूस को क्या अमेरिका को महाशक्ति मान लिया। और रूस उस दौरान क्या था, जबकि उसने बड़े पैमाने पर क्षति हुई थी रूस को, तो रूस को इसका हर्जाना ज्यादा मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। इस स्थिति के अंदर क्या है, उस दौरान रशिया को यह लगा कि इसने क्या हमारे साथ विश्वासघात किया, क्योंकि हमें भी बताना चाहिए कि आपने एक ऐसा परमाणु हथियार बनाया है यार, इसने क्या है, हमें आर्थिक सहायता बंद कर दी, किसी तरीके का उसने क्या है, हमें परमाणु हथियार के बारे में नहीं बताया, दूसरा मोर्चा देर खोला, तो हम भी क्यों अटलांटिका संधि को माने। उसने भी क्या किया, जबरदस्ती अन्य यूरोपीय देशों में साम्यवाद लाना शुरू कर दिया, जैसे कि बुल्गारिया, रोमानिया, पोलैंड, इन देशों में जबरदस्ती साम्यवाद लाने लगा। जबरदस्ती का मतलब ये होता है जनता को बढ़ावा देना कि आप जितने भी अमीर लोग उनसे संसाधन छीन लो, क्योंकि सरकार ही आपको ये चीज कह रही है, क्योंकि उस समय रूस यानी सोवियत संघ बहुत ताकतवर बन के उभरा था, ठीक है, यूरोप के अंदर, इसलिए उसने पूर्वी यूरोप के अंदर साम्यवाद की क्रांति लेकर आ गया। अब यहां समझने वाली दूसरी बात क्या है कि अटलांटिका संधि जब आई तो अमेरिका को लगा कि यार रशिया क्या कर रहा है, यानी सोवियत संघ वो हमसे लड़ना चाह रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो क्यों, क्योंकि वो अटलांटिक संधि को नहीं मान रहा है। हमेशा एक चीज कहा गया है, क्या, यदि किसी लड़ाई के अंदर दो
दोस्त बनते हैं आकर, तो लड़ाई खत्म होने के बाद अगले दो दुश्मन वही होते हैं। आप कोई सा भी एग्जांपल उठा के देख लो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, सेकंड वर्ल्ड वॉर को, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो जीते वही अगले दुश्मन बन गया है। नहीं है वो क्या है, आज कोल्ड वॉर फिर उन लोगों ने छेड़ दिया। ठीक है, तो अटलांटिक संधि को ना माना, ठीक है, जिसकी वजह से उसने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अच्छा समझना कि अमेरिका रशिया से ज्यादा नफरत करने के कारण उसकी विचारधारा है, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी पूरी तरीके से प्राइवेट बंद कर दोगे, यानी गवर्नमेंट पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा अर्थ में, तो उस स्थिति के अंदर क्या है, प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसका मानना है कि प्राइवेट सेक्टर की जरूरत ही क्या है अर्थ में, यहाँ फ्रीडम वगैरह बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये विचारधारात्मक लड़ाई होगी अर्थ में। ये साम्यवाद को ग्रेट मानता था, इसका मानना था पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे साम्यवाद आ जाएगा, क्योंकि देखो रशिया आया, फिर चाइना में साम्यवाद आ गया, समझे, देखो कितने बड़े एरिया कवर कर लिया। ठीक है, अब यह समझने वाली बात, इसने यूरोप तो आधा ले ही लिया था, तो अमेरिका को लगा कि इस तरीके से तो क्या पूंजीवाद पूरा खत्म हो जाएगा, तो पूंजीवाद का ये समर्थक बन गया। ठीक है, इसने क्या पश्चिमी यूरोप के अंदर पूंजीवाद को मतलब मजबूत रखने के लिए आर्थिक मदद देना शुरू की। अब समझते हैं कैसे, सॉरी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यूरोप ने क्या, समझने वाली बात क्या है कि यूरोप ने जब क्रांति बढ़ती गई अर्थ में, तो ग्रीस और किसको, ग्रीस और टर्की को, इन दो देशों के अंदर ये जबरदस्ती साम्यवाद आने वाला था। ठीक है, इसी समय क्या है, जो यहाँ के राष्ट्रपति थे कौन, अब फ्रेडरिक डिलीनो रूजवेल्ट हट चुके हैं, अर्थ में नहीं है। अब दोबारा जो मतलब नेक्स्ट जो राष्ट्रपति बने वो राष्ट्रपति ट्रूमैन बने। ट्रूमैन ने क्या किया, ट्रूमैन सिद्धांत दिया, जिसके तहत 400 बिलियन डॉलर की, सॉरी 400 मिलियन डॉलर की क्या दी, आर्थिक मदद दी, किसको, टर्की और ग्रीस को, यानी कि 300 मिलियन डॉलर उसने ग्रीस को दिए और 100 मिलियन डॉलर टर्की को दिए, कि वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन और मिलिट्री एड, यानी कि एक तरीके की सैन्य सहायता दी कि आप इसको मजबूत करो और पूंजीवाद को बनाए रखो। मतलब समझ नहीं है, यानी कि जो जनता विद्रोह कब करती है, जनता विद्रोह करती है जब उसको रोजगार ना मिले, खाना ना मिले, तो भाई हम उनको बेसिक चीजें दो जिससे वो विद्रोह ना करे। बस में अगर मदद मिलेगी तो जनता को क्या मिलेगा, अनाज मिलेगा, खाना मिलेगा, तो विद्रोह नहीं करेगी। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे क्या हुआ कि इसी समय कौन, अमेरिका, इसी समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे अर्थ में, उन्होंने इस बात को प्रस्ताव रखा कि किसको, अमेरिका के विदेश सचिव को, सॉरी रक्षा सचिव को जो मार्शल थे अर्थ में, उनको रखा कि यदि यूरोप को मदद नहीं मिलती है तो पूरा यूरोप किसमें, साम्यवाद की मतलब क्रांति उसमें पनप सकती है, क्योंकि जनता वहां पर क्या, इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी बहुत बुरी हो गई है। इसीलिए किसी भी स्थिति में अगर मदद नहीं मिलती है तो पूरे यूरोप में साम्यवाद आ जाएगा। इसीलिए अमेरिका ने क्या किया, अब समझना, जो मार्शल थे आइसमेनियर, ठीक है, उन्होंने जॉन मार्शल ने क्या है, एक यूनिवर्सिटी में स्पीच देते हुए बोला कि यूरोप को आर्थिक मदद दी जाना बहुत जरूरी है, वरना क्या पूरे यूरोप में साम्यवाद आ जाएगा। अब समझना, अमेरिका ने क्या किया, इसी समय 13.2 बिलियन डॉलर की क्या आर्थिक मदद भेजी। आज के टाइम में 173 बिलियन डॉलर के अप्रोक्स होगा, असल में पूरे यूरोप को यह मदद थी। इसका मतलब ये साम्यवादी देश जो थे वो भी क्या चाहे तो इस पैसे को ले सकते हैं, परंतु रशिया ने यानी सोवियत संघ ने उस मदद को लेने से मना कर दिया। तो पश्चिमी यूरोप ने अपनी आर्थिक विकास के लिए क्या उस पैसे को खर्चा किया। अब समझते हैं, ठीक है, क्या कि अब इन दोनों में लड़ाई होगी। इसने आधे यूरोप में पूंजीवाद का समर्थक किया, उसको आर्थिक मदद दी, इसने साम्यवाद को लागू किया और उसके लिए मदद दी। ठीक है, ये दोनों लड़ाई लड़ रहे थे, किसकी, विचारधारा की लड़ाई। इसी समय क्या हुआ कि यूएनओ के अंदर ये लड़ाई सबसे बड़ा अखाड़ा बनकर पनपा। कैसे, इसका कारण यह था कि जब यूरोप में, कहां पर, यूरोप के अंदर पूंजी मतलब क्या बोलते हैं, ये हिस्सा यानी कि जो वेस्टर्न यूरोप है वो अमेरिका के कंट्रोल में आ गया, ईस्टर्न यूरोप जो है वो रशिया के कंट्रोल में आ गया। तो इसी समय इसने देखा कि यार ये धीरे धीरे हर देश के अंदर हस्तक्षेप करता जा रहा है सोवियत संघ, इसलिए इसने क्या है, नाटो बनाया। ठीक है, नाटो का मतलब क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 4 अप्रैल 1949 को यह बनाया गया, जो 12 देशों से शुरुआत थी। इसका मतलब ये किसी एक देश पर भी हमला हुआ तो हम सारे देश ये मानेंगे जो नाटो के मेंबर है कि हमारे ऊपर हमला हुआ है। आर्टिकल 5, ठीक है, किसका, आर्टिकल 5, जिसके तहत सारे देश ये मानेंगे हम पर हमला हुआ, सारे देश उसके खिलाफ क्या करेंगे, कार्रवाई करेंगे। ठीक है, अब इसका शुरू में क्या रशिया ने विरोध किया, शुरू में यूएनओ में बोला कि देखो यूएनओ किसी भी तरीके की गोपनीय या ऐसे क्या बोलते हैं संगठन नहीं बनाएगा, समझा नहीं, वर्ल्ड के अंदर और देश नहीं बनाएंगे जिससे क्या हो, दोबारा से विश्व युद्ध के खतरे हो। ठीक है, पर यूएनओ में जब देखा कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो उसने खुद को क्या है, खुद ही एक क्या बना लिया संगठन, जिसको बोलते हैं वार्सा पैक्ट।
ठीक है, जो कि 1955 के अंदर वार्सा पोलैंड की राजधानी है, ठीक है, वहां पर क्या है ये संगठन बनाया गया। यहां समझने वाली बात क्या है, यहां समझने वाली बात है वार्सा पैक्ट के अंदर 6 देशों ने मिलकर ये क्या है संगठन बनाया, ठीक है, वैसे अब देखोगे तो 7 है, ठीक है। तो अब समझते हैं, जर्मनी थी जो 2 हिस्सों में बट गया था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, ठीक है, ये क्या है एक सबसे बड़ी लड़ाई का कारण मान सकते हो जो जर्मनी में देखने को मिला। अब समझते हैं, नाटो बन गया, इसने वार्सा पैक्ट बना लिया। अब अमेरिका ने क्या किया, रशिया को रोकना चाहा, देखो दुश्मनी कैसे बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। इसने क्या किया, पहले तो सीटो बनाया, समझ में आ रहा नहीं आ रहा क्या, सीटो बनाया। सीटो का मतलब क्या होता है, साउथ ईस्ट एशियाई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या साउथ ईस्ट एशियाई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1954 के अंदर, ठीक है। फिर उसके अंदर उसने क्या किया, सेंटो बना लिया। सेंटो का मतलब क्या है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1954। जो 1955 के अंदर ये ट्रीटी बनी, इस ट्रीटी के अंदर क्या था, ये जो देश थे, देखो इधर से उसने पहले तो रोकने की कोशिश की रशिया को, और इधर से ये रोकने की कोशिश की, क्योंकि भाई चाइना में तो रेगुलेशन आ ही चुका था, ठीक है। इसी समय इसने इंडिया को भी मदद दी अमेरिका ने, कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका इंडिया के अंदर भी क्या रेगुलेशन आ जाए, क्योंकि 1950 तक भारत की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि क्या बोलते हैं, एक रिपोर्ट पहुंची अमेरिका के पास, यदि इंडिया को मदद नहीं दी जाती है आर्थिक, तो इंडिया के अंदर क्या है रेवोल्यूशन मतलब क्रांति आ सकती है साम्यवाद की, जिसके कारण उसने क्या है, देखो अमेरिका इंडिया किसी का समर्थन नहीं कर रहा था, ना पूंजीवाद ना साम्यवाद, तो उस दौरान भी उसने अमेरिका ने मदद दी, जिससे कि अब इन्होंने दूसरे देशों में हस्तक्षेप करना शुरू किया, यूरोप बैठ गया। अर्थ में नहीं है, अब यहाँ पर इसने चाइना को अपने कंट्रोल में लिया, समझ नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे क्यूबा यहाँ पर है, समझ, क्यूबा को कंट्रोल में लिया, क्यूबा में तो परमाणु मिसाइल भी तैनात कर दिए थे। फिर इन लोगों ने परमाणु क्या है एक तरीके का संघर्ष किया। अब समझते हैं क्या, इसने 16 जुलाई 1945 में परमाणु हथियार बनाया। तब तो इसने परमाणु हथियार का विरोध किया, क्योंकि अकेला अमेरिका के पास था, और इसमें उसने कहा नहीं भाई परमाणु हथियार का निशस्त्रीकरण होना चाहिए, यानी कि पूरी तरीके से इसको खत्म कर देते हैं, क्योंकि भाई तब तक उसके पास परमाणु हथियार था नहीं। और जैसे ही मान के चल लो, उसने जर्मनी के जो खुफिया एजेंट है, मतलब जर्मनी भी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो जर्मनी की टेक्नोलॉजी किस तरीके से वो बना रहा था उसको चुराया उसने, यार समझ नहीं। और नेक्स्ट नंबर उसके जो खुफिया एजेंट है, यार समझ, उन्होंने भी क्या किया, अमेरिका के जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था उसके विषय में नॉलेज दी। तब रशिया ने भी क्या है एक परमाणु विस्फोट किया, यानी परमाणु परीक्षण किया। उसने जो परमाणु परीक्षण किया वो कब किया, तो 29 अगस्त 1949 को। जैसे ही उसने परमाणु विस्फोट किया, उसने अब भाई परमाणु क्या नहीं करेंगे, निशस्त्रीकरण नहीं करेंगे, अब कंपटीशन करेंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, अभी तक जो विरोध करने वाला अब क्या कर रहा, मेरे पास भी परमाणु हथियार आ गया, अब क्या नहीं करेंगे, खत्म नहीं करना, अब बनाना है। दोनों ने परमाणु हथियार बनाने शुरू किए। अंदाजे इस बात लगा लो कि 1970 तक जाते जाते, यानी कि 1970 से 1980 के बीच तक जाते जाते अमेरिका परमाणु हथियारों के अंदर इतना रशिया ने इतने ज्यादा परमाणु हथियार बना लिए, 35,000 परमाणु हथियार रूस के पास हो गए, जबकि अमेरिका के पास 30,000 परमाणु हथियार हो गए। बाकी अन्य देशों से ये दोनों बहुत आगे निकल चुके थे, ठीक है। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, यहाँ समझने वाली परमाणु के मतलब एक दूसरे से क्या की कंपटीशन हो गई। नेक्स्ट नंबर पे क्या नाम है, यूरोप इन लोगों ने लड़ाई का केंद्र बना दिया, समझ में नहीं है। इधर और देश ले लो, अफगानिस्तान में इसने हस्तक्षेप कर दिया। 1991 के अंदर समझ में सोवियत रूस टूट गया। अब अमेरिका का इसके अंदर कारण नहीं है, ये अपनी ही व्यवस्था से टूट गया। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह पहला, यदि किसी व्यक्ति को उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता है तो कौन मेहनत करेगा। तुम ही सोच के चलो, एक टीचर है, गवर्नमेंट स्कूल वाले इतना बेटर क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे, प्राइवेट वाले इतने क्यों परफॉर्म कर रहे हैं बेटर। समझने वाली बात है, कहां की मैं बात कर रहा हूं, मैं 12वीं क्लास तक के गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के बच्चे ले लो, दोनों में अंतर देख लो। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण यही है। इसका कारण क्या है कि गवर्नमेंट टीचर आते ही कुर्सी पकड़ता है, और प्राइवेट टीचर आते ही सबसे पहले खड़ा होता है, उसकी कुर्सी होती नहीं, समझ में। तो ये कारण है, क्योंकि उसे पता है अगर मैंने मेहनत नहीं की तो ये स्कूल वाले निकाल देंगे। गवर्नमेंट टीचर को पता है कि यार मैं मेहनत करूं या ना करूं, मुझे नहीं निकाल सकते, बस में नहीं। तो इसी वजह से क्या हुआ, ये सोवियत रूस पूरी तरीके से खत्म हो गया, समझ में नहीं है। और 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ खत्म हो गया, समझ में, 15 छोटे छोटे देशों में टूट गया, ठीक है। वार्सा पैक्ट भी इसका खत्म हो गया, जर्मन की दीवार तोड़ दी गई, ठीक है। अब जो रूस था, वो जो नाटो है, नाटो को अब समझना, रूस ने शुरुआत में तो ये बोला कि यार एक काम करते हैं कि नाटो में मुझे भी शामिल कर लो,